यार जब भी हम एक ट्रेन बोर्ड करते हैं तो हमारे दिमाग में एक डेस्टिनेशन होती है कि यार मैं इस स्टेशन से चढ़ूंगा और इस स्टेशन पर उतर जाऊंगा। बट क्या हो अगर आपकी ट्रेन अनफॉर्चुनेटली आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचे ही नहीं और उसका बीच में एक्सीडेंट हो जाए। ऐसा ही कुछ होता है 2 जून शाम 6:30 बजे, जब बहुत सारे लोग शालीमार स्टेशन से एक ट्रेन बोर्ड करते हैं चेन्नई के लिए। उनके दिमाग में तो यही था कि यार हम अपने डेस्टिनेशन पे उतरेंगे, हम चेन्नई जाएंगे। बट अनफॉर्चुनेटली ट्रेन अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच ही नहीं पाई, उसका बीच में ही एक्सीडेंट हो गया। तो आज हम यही बात करेंगे कि क्या हुआ था ये कोरोमंडल एक्सप्रेस के साथ, क्यों ये डीरेल हो गई, क्या गलतियां हो गई इसके साथ और क्या इसे प्रिवेंट किया जा सकता था। आइए इन सब को डिटेल में समझते हैं इस वीडियो के अंदर। एक शाम को शालीमार चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस अपने स्टार्टिंग स्टेशन से निकलती है डेस्टिनेशन चेन्नई की ओर। बट उसके बीच में ही वो अपने ट्रैक्स चेंज कर लेती है और एक आयरन ओर से भरी मालगाड़ी में आकर टकरा जाती है। और इसका रीजन ये बताया जा रहा है कि ये सब था एक इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग एरर। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये खुद रेलवे मिनिस्टर मिस्टर वैष्णव अश्विनी ने कहा है। अब एक्सीडेंट की तह तक जाने के लिए हमें इंटरलॉकिंग सिस्टम को समझना पड़ेगा। तो ये इंटरलॉकिंग सिस्टम होता है इंटीग्रेशन 3 चीजों के बीच में, जो कि हैं स्विच पॉइंट्स, सिग्नल्स और ट्रैक सर्किट्स। तो स्विच पॉइंट्स वो मूवेबल सेक्शंस होते हैं जो ट्रेन ट्रैक्स में फिटेड होते हैं, जिनकी मदद से ट्रेन इजीली और स्मूथली ट्रैक्स को चेंज कर सकती है बिना किसी ऑब्स्टिकल के। और ये वही पॉइंट्स हैं जो पूरे इंटरलॉकिंग सिस्टम को मैनिपुलेट करते हैं। दूसरी चीज होती है ट्रैक सर्किट्स। ये भी ट्रैक्स में ही इनबिल्ट होते हैं, जो कि ये बताते हैं कि यार जो पर्टिकुलर ट्रैक है उस पे कोई ट्रेन प्रेजेंट है या वेकेंट है। अब ये सारा ट्रैक सर्किट्स का डेटा सिग्नल्स के थ्रू स्विच पॉइंट्स तक जाता है और सारे ट्रैक्स अपने आप काम करते हैं और ये सारा इंटरलॉकिंग सिस्टम ऐसे ही चलता है। पर आज के जमाने में जहां पे सारा काम कंप्यूटर्स के थ्रू किया जाता है, तो ये काम भी एक कंप्यूटर को दे दिया गया है, जो कि एक सॉफ्टवेयर के थ्रू पॉसिबल हो पा रहा है। और तभी इन सब चीजों को नाम दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम। अब ये सारा का सारा डेटा जो भी इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम इकट्ठा करता है, ये सारा डेटा जाता है डीआरएम ऑफिस में और वही इससे रूटिंग करता है। लेकिन जब इंटरलॉकिंग सिस्टम था तो ये एक्सीडेंट कैसे पॉसिबल हो पाया, आइए ये समझते हैं। एक्सीडेंट से कुछ पल पहले कोरोमंडल एक्सप्रेस अपना ट्रैक का रूट चेंज कर लेती है। अंदर बैठे यात्रियों के लिए ये तो बहुत ही नॉर्मल सी बात है, रोजाना की बात है, और ड्राइवर्स को भी इसमें कुछ सस्पिशियस लगा नहीं। बट उन्हें क्या पता था कि आगे ट्रैक्स पर एक फ्रेट ट्रेन खड़ी है जो कि कैरी कर रही है बहुत भारी आयरन ओर। जैसे ही ड्राइवर्स ने इसे नोटिस किया, वो तो हैरान हो गए और उन्होंने अपनी जी जान लगा दी इस गाड़ी को रोकने के लिए। पर गाड़ी की स्पीड बहुत ज्यादा थी, इसकी वजह से ये ट्रेन रुक नहीं पाई और दोनों ट्रेनें आपस में टकरा गई। दोनों ट्रेन आपस में टकराती हैं और ज्यादा इंपैक्ट लेती है कोरोमंडल एक्सप्रेस, क्योंकि वो एक पैसेंजर ट्रेन है। इतना इंपैक्ट कि उसके 12 कोचेस डीरेल हो जाते हैं और उतरकर दूसरे ट्रैक्स पर चले जाते हैं। तो ये जो कोरोमंडल एक्सप्रेस के कोचेस हैं, इन्हें एलएचबी कोचेस कहा जाता है और ये बने ही सिर्फ इसलिए थे ताकि ये कैप्साइज ना हो, पलटे ना। बट अनफॉर्चुनेटली इंपैक्ट इतना ज्यादा था कि ये कोचेस रुक ही नहीं पाए और डीरेल हो गए। एक ट्रैक पर ये सारा हादसा हो रहा था और उसके बाजू वाले ट्रैक पर एक और ट्रेन चल रही थी जिसका नाम था दुरंतो एक्सप्रेस। जब ये सब कुछ हो रहा था तो दुरंतो एक्सप्रेस आधी पास हो चुकी थी। जैसे ही यहाँ पे कोरोमंडल एक्सप्रेस के कोचेस डीरेल हुए, वो दूसरी लाइन पर गए और टकरा गए हावड़ा एक्सप्रेस के ऊपर। जैसे ही ये इंपैक्ट हुआ तो दुरंतो एक्सप्रेस के बहुत सारे कोचेस डिटैच होना शुरू हो गए, पर सबसे ज्यादा इंपैक्ट आया आखिरी के 2 कोचेस पर। अब इस हादसे का असली कारण किसी को भी नहीं पता है और शायद इसी की वजह से रेलवे मिनिस्टर श्री वैष्णव जी ने भी एक सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की मांग की है। यह हादसा बहुत ही दर्दनीय था। इसमें कुल 275 लोगों की मौत हुई और 1175 लोग घायल हुए। तो क्या इस पूरे एक्सीडेंट को, इन सारी मौतों को टाला जा सकता था? आइए ये बात समझते हैं। तो भारतीय गवर्नमेंट ने एक एंटी ट्रेन कोलिजन सिस्टम डेवलप किया है, जो कि 2 ट्रेनों को टकराने से रोकता है आपस में ऑटोमेटिकली ब्रेक सप्लाई करके, और इसको नाम दिया गया है कवच। इसकी बहुत एक्सट्रीम टेस्टिंग भी की गई, पर इसका फिजिकल एप्लीकेशन अभी बहुत दूर है, क्योंकि भारतीय रेलवे बहुत ही बड़ा है और हर ट्रैक में ये डिवाइस लगाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और अगर ये डिवाइसेस लग भी जाते हैं तो इनके बाद हमें उन ट्रेनों पर वर्क करना पड़ेगा, कुछ 8000 लोकोमोटिव्स पर वर्क करना पड़ेगा, ताकि वो भी इक्वली इक्विप्ड हों और साथ में ये टेक्नोलॉजी काम कर पाए। इन सब के लिए गवर्नमेंट को बहुत अच्छा बजट मिला है, जो कि है 13,000 करोड़ रुपीस।
उन्हें ये सारे डिवाइसेस इंस्टॉल करने हैं अंडर 34,000 रूट किलोमीटर्स, और वो भी 2027 से पहले। लेकिन इतने बड़े बजट होने से ये बात साबित नहीं हो जाती कि इसकी मुश्किलें कुछ कम हुई हैं। मुश्किलें अभी भी उतनी है। ये एक इंडिजीनियस सिस्टम है, यानी ये भारत में बनाया गया है, भारत के द्वारा बनाया गया है, और आगे भी इस पे जो काम होगा वो भारत में ही होगा। पर उसके लिए हमें प्रोडक्शन यूनिट की जरूरत है, प्रोडक्शन फैक्ट्रीज की जरूरत है, जो कि भारत में अभी बहुत कम है। ये टेक्नोलॉजी सबसे पहले वंदे भारत एक्सप्रेस में सामने आई, और वंदे भारत एक्सप्रेस के जनक कहे जाने वाले सुधांशु मनी ने ये कहा है कि अगर इस इंसिडेंट में ये कवच सिस्टम होता भी तो भी इसे टाला नहीं जा सकता था। रेलवे मिनिस्ट्री मेंबर जया वर्मा सिन्हा ने भी यही चीज को समझाया एक एग्जाम्पल के थ्रू। उन्होंने कहा कि समझो एक ट्रेन जा रही है और उसके सामने एक बोल्डर अचानक से आ जाए तो ट्रेन तो नहीं रुक पाएगी, उसमें कोलाइड कर जाएगी। बिल्कुल यही हुआ था कोरोमंडल एक्सप्रेस के साथ भी। उसने ट्रैक्स चेंज करे और 100 मीटर के अंदर ही वो फ्रेट ट्रेन खड़ी हुई थी और ये कोलिजन हो गया। तो मुद्दे की बात तो ये है कि इस दुर्घटना को रोका ही नहीं जा सकता था अगर कवच सिस्टम होता भी तो। इन सब के बाद एक बहुत बड़ा ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट भी देखा गया। जब लोग घायल होकर ट्रेन से उठकर हॉस्पिटल्स की तरफ जा रहे थे, तब हॉस्पिटल्स में ब्लड की बहुत ज्यादा शॉर्टेज हो गई थी। तभी यूथ के बहुत सारे लोगों ने आगे आकर कुछ 3,000 यूनिट ब्लड डोनेट किया था। इन सब के बाद भी मिस्टर वैष्णव ने कंपनसेशन अनाउंस किया है। जिनके भी घर में किसी की मृत्यु हुई है, किसी की डेथ हुई है, उन्हें कुल 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। किन्हीं क्या अगर मेजर इंजरीज हुई हैं तो उन्हें 2 लाख रुपए दिए जाएंगे, और माइनर इंजरीज के लिए 50,000 रुपए। ये सब होने के बाद पीएम मोदी ने भी एक अपनी हेल्प अनाउंस कर दी। उन्होंने कहा कि जिनके अभी देहांत हुआ है, डेथ हुई है, उन्हें 2 लाख रुपए और दिए जाएंगे, और बाकी सारे पीड़ितों को 50,000 रुपए। ये सारा हादसा होने के बाद इवैक्यूएशन टीम वहां से निकल गई, ट्रैक्स को साफ कर दिया गया, सब कुछ हटा दिया गया वहां से। पर अब 3 लोगों के ग्रुप बन गए। पहला ग्रुप ये कहता है कि रेलवे मिनिस्टर को अपना रेजिग्नेशन तुरंत दे देना चाहिए मोरालिटी के बेसिस पे। दूसरा रीजन कहता है कि यार अभी ग्राउंड पे बहुत सारा काम बाकी है, तो रेलवे मिनिस्टर अगर अभी रिजाइन कर देंगे तो ये उनकी ड्यूटी के खिलाफ होगा। और तीसरा ग्रुप कहता है कि यार अभी काम करो और अपना रेजिग्नेशन के लिए अप्लाई कर दो, थोड़े टाइम बाद अगर एक्सेप्ट हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है। अब आपको क्या लगता है, क्या रेलवे मिनिस्टर को अपना रेजिग्नेशन सबमिट कर देना चाहिए? मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। तब तक के लिए मेरा नाम है साकार अस्थाना, और आप सबको मेरा एक हार्दिक प्रणाम। अंटिल नेक्स्ट टाइम।